हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस की एंड ओम्स लॉ की। तो अभी आपने स्टडी किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स। तो सभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि चार्ज जो था वो स्टेशनरी था, रुका हुआ था। तो भाई चार्ज को थोड़ा सा मूव कराएंगे, लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो भी चार्ज थोड़ा सा मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी चार्ज पे और चार्ज को पुश करेगी और हमारा चार्ज दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस टेक टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इन दोनों के बीच में एक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। सपोज ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट लो पोटेंशियल। अभी ए हाई पोटेंशियल पे और बी लो पोटेंशियल पे है, तो क्या होगा कि ड्यू टू दिस पोटेंशियल अ चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी क्या होगा कि एक चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सपोज इन टी सेकेंड द टोटल चार्ज फ्लोड विल बी क्यू कूलम्स। तो सपोज क्यू कूलम का जो चार्ज है वो टी सेकेंड में फ्लो कर रहा है। तो बस इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्ज। The flow of charge will be called electric current. That is, the ratio of Q upon T will be called electric current. So I will be equal to Q upon T. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट विल बी कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I एंड हैविंग फार्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड और SI यूनिट इसकी होती है एम्पियर। तो I विल बी इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड हैविंग यूनिट एम्पियर। अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू आप अगर 1 सेकेंड कर दो तो लेट अस टेक T इक्वल टू 1 सेकेंड। अभी T इक्वल टू 1 सेकेंड करोगे, I इक्वल टू Q अपॉन T में T इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो तो क्या मिल गया भाई, अपने को मिल गया I विल बी इक्वल टू Q। अभी तो बहुत ही सिंपल हो गया। मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज फ्लोड इन T सेकेंड विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो एक सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो किया है फ्रॉम A टू B, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। दैट मीन्स द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड in an electric circuit is the measure of electric current in that circuit. अभी आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी इसका मतलब क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हो गई कि इसका केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। दैट मीन्स सपोज इधर से करंट आई 2 एम्पियर की और यहां से करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की, तो भी इस वायर में करंट होगी 5 एम्पियर की, है ना। कोई मतलब नहीं है ये 2 एम्पियर इस डायरेक्शन से आ रहा है या 2 एम्पियर इस डायरेक्शन से आ रहा है, 3 एम्पियर इस डायरेक्शन से आ रहा है, या फिर आप डायरेक्शन इसको चेंज कर दें, इस डायरेक्शन से भी 3 एम्पियर भेजेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आउटपुट होगा वो 5 एम्पियर ही होगा। मतलब क्या हुआ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है कि लेट अस टेक अ कंडक्टर वायर, सपोज दिस इज अ वायर, और अगर इसको आप कट करें तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो सपोज इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जे से। तो जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी कॉल्ड इट्स करंट डेंसिटी। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करें, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यूनिटी ले लें, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की आप वैल्यू पुट कर दें 1 मीटर स्क्वायर, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर, यहां पर ए की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए तो जे की वैल्यू आ जाएगी आई। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जे की वैल्यू आई आ गई। अब हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ कंडक्टर विल बी कॉल्ड इट्स करंट डेंसिटी। समझ में आया आपको? मतलब क्या हुआ कि वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर and the cross sectional area of the conductor will be called its current density। दूसरी डेफिनेशन आप बता सकते हो कि अगर आप ए की वैल्यू यूनिटी कर दें, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया के वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दें, देन जे विल बी इक्वल टू आई। दैट मीन्स यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी भी करंट फ्लो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अगर आप करंट डेंसिटी का यूनिट देखेंगे तो J विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इसका यूनिट हो जाएगा, I का यूनिट एम्पियर और A का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर आप डायमेंशन निकालते हैं इसकी तो डायमेंशन विल बी, एम्पियर की डायमेंशन A, मीटर स्क्वायर की हो जाएगी L स्क्वायर और इसकी डायमेंशन हो जाएगी AL की पावर -2। तो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा करंट डेंसिटी क्या होती है। तो J विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए विल बी कॉल्ड इट्स करंट डेंसिटी। चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। टुडे वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स की मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोगों को समझनी होगी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो लेट अस टेक मेटल्स, और मेटल्स में हम लोग जानते हैं कि इनके एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं। मेटल्स में जो एटम्स होते हैं सब्सटेंसेस के वो बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। एटम्स जो है ना बहुत पास पास रखे होते हैं। अगर आप एटम की बात करें तो इन एटम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का आप एटम ले लीजिए तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आर बाउंडेड विद अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और उसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस बॉन्डेड रहते हैं, ये बंधे हुए रहते हैं। तो अभी अगर इस फोर्स की बात करें, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड होगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं कोई भी फोर्स होता है, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करा दें तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो उसमें अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। अभी इसमें क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसमें फोर्स बहुत ही कम होगा, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी। अब अगर इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, अगर इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो ये क्या होगा, ये अपना एटम छोड़ देगा। अभी एटम को छोड़ देगा और ये
फ्री हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भी जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड रहते हैं, और जैसे उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो वो अपना ऑर्बिटल छोड़ करके चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, दे बिकम्स फ्री, और इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी जो चार्ज फ्लो करता है, कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर्स में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और जो एटम में जो सब्सटेंस होता है वहाँ पर एटम्स के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। दैट मीन्स कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, यही चार्ज कैरियर्स हैं जो कि चार्ज को ट्रैवल कराते हैं। तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो सारा खेल है कंडक्टिविटी का वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। अभी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें बहुत ज़्यादा भी हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दे आर क्लोजली बॉन्डेड, टाइटली बॉन्डेड, तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं, तो भी ये मूव नहीं कर सकते हैं, है ना, ये दीज आर फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टिविटी समझने के लिए हम लोग को समझना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कम करके जीरो कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे, इनफैक्ट परफेक्ट इंसुलेटर बोलेंगे। तो यहां से हम लोग को समझ में आया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी इन एनी सब्सटेंस। तो कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, उतनी ही कंडक्टिविटी भी उस सब्सटेंस की ज़्यादा होगी। इनफैक्ट इन गुड कंडक्टर देर आर 10 की पावर 20 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 29 होते हैं, कितने में? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो अगर एक अच्छा कंडक्टर आप देख लें तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं, है ना। अगर ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगी तो क्या होगा? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। वी नो दैट सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो दे विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ही कम कर दो, जीरो कर दो, तो उनको हम लोग बोलेंगे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो उनको हम लोग इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। मतलब कंडक्टिविटी का मतलब हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन से जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी इलेक्ट्रॉन्स तो इंसुलेटर्स में भी होते हैं। अगर हम लोग वाटर ले लें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। भाई O के 8 हो गए और H के 1 और 1 2 हो गए। तो H2O में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, बट वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। अब उनमें फ्री नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं। तो मतलब करंट वहां फ्लो होगा जहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अभी सॉलिड में जो मेटल्स होते हैं वहां पर जो करंट फ्लो करती है वो फ्लो करती है ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड्स होते हैं वहां पर जो करंट फ्लो करती है, जो कि कंडक्टिविटी होती है, वो होती है ड्यू टू निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग बात करें लिक्विड्स में और गैसेस में,
तो लिक्विड्स में और गैसेस में भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, करंट फ्लो करता है, बट वहां पर केवल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से नहीं होता है। कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो केवल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती है। बट अगर हम लोग बात करें इन द केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। तो अगर हम लोग लिक्विड और गैसेस में कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, जबकि सॉलिड में कंडक्टिविटी केवल और केवल किसकी वजह से होती है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं और अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। अगर हम लोग एक गैस जार ले लें और उसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दें तो क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स उस क्लोज्ड जार में मूवमेंट करते रहते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा ही देखें हम लोग तो अगर एक सब्सटेंस देख लो आप, तो सब्सटेंस में जो एटम्स के बीच में स्पेस होता है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक वैसे ही ट्रैवल करते हैं, वैसे ही मूवमेंट करते हैं जैसे कि गैस जार में गैस करती है। जैसे गैस जार में गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते रहते हैं, रैंडम मूवमेंट, भी इधर चले भी उधर चले, है ना, मूवमेंट होता रहता है, वैसे ही मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये जो एटम्स के बीच स्पेस होता है इस स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं, वो भी बहुत ही तेज वेलोसिटी से, अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन गैस है जो कि स्पेस में मूव कर रही है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेस जो होता है एटम्स के बीच में वहां पर मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं और रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। तो अगर इस वेलोसिटी को हम लोग समझें तो भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं और वो जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हैं उनसे कोलाइड करते हैं। अब बात है ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस कहाँ से हो गए? अभी एटम की बात किया था तो एटम में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये सारे एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं तो क्या होगा? इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स्ड है, पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये फिक्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिन पे निगेटिव चार्ज है दे आर फ्री टू मूव। समझ में आया आपको? अभी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना मूवमेंट करते रहते हैं स्पेस में, तो वो कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव आयन से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे कोलाइड करते हैं और जब भी कोलाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन और स्पीड, वेलोसिटी, एवरीथिंग चेंज हो जाती है। तो जब भी कोलिजन होता है तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उनका मूवमेंट रैंडम चलता रहता है और कॉन्टिन्यूअसली उनका कोलिजन भी चलता रहता है। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन चला, कुछ ही डिस्टेंस चल पाया था कि यहाँ कोलिजन हुआ और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर से कोलिजन हुआ और फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन हुआ और इस टाइप से उसकी रैंडम जो मूवमेंट है वो चलती रहती है। तो जब भी कोलिजन होता है तो क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि जब एक कोलिजन हुआ और नेक्स्ट कोलिजन हुआ तो थोड़ा सा वो फ्री होकर के ट्रैवल कर पाया। तो एक दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो वो ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो ट्रैवल करता है, तो जो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स होते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और रिलैक्सेशन टाइम भी आप इसी को समझ सकते हैं कि दो कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं, उनके बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
तो मीन फ्री पाथ आपको समझ में आया, आपको समझ में आया रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या होता है मीन फ्री पाथ? दिस इज द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन between two successive collision is called mean free path of the electron, and the average time interval between two successive collision is called relaxation time। तो समझ में आया कि रैंडम मूवमेंट होता रहता है, तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो ट्रैवल करता है वो पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ। और जो एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी u एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू डॉट डॉट un अपॉन n। देयर सपोज देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटीज का जो सम होगा वो हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी रैंडम वेलोसिटी हो रही होगी, कुछ इधर भी मूव कर रहे होंगे, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, कुछ ऊपर भी मूव कर रहे होंगे और कुछ नीचे भी मूव कर रहे होंगे। तो उनमें रैंडम मूवमेंट होता है और वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो रैंडम ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। जब ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटीज का आप एवरेज लोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने क्या किया, सपोज एक कंडक्टर वायर है और यहां पर बहुत सारे फिक्स्ड चार्ज भी हैं और फिक्स्ड चार्ज के बीच में जो स्पेस है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, एक रैंडम मूवमेंट कर रहे हुए। अगर हम लोग क्या करें, देखिए कुछ फिक्स्ड चार्ज रखे हुए हैं और बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं बिटवीन द फ्री स्पेस। अगर हम लोग इस कंडक्टर वायर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें, तो सपोज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्ट कर दिया, तो भी क्या करेंगे कि जब एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, अभी बैटरी कनेक्ट करेंगे आप तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और पोटेंशियल डेवलप होने से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? ई होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अभी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो ये मूवमेंट तो स्टार्ट कर देंगे, बट इनका जो मूवमेंट होगा वो एक्सीलरेटेड मूवमेंट नहीं होगा, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटेड नहीं होगी। रीज़न क्या है कि जब ये मूव करेंगे तो मूव करने में भी ये जो फिक्स्ड चार्ज हैं पॉजिटिव, उनसे ये कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने में ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। ये एनर्जी हीट के फॉर्म में यहाँ पर जनरेट होगी। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट एक्सीलरेटेड मूवमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब हम लोग क्या समझे कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सीलरेटेड मोशन to the electrons but simply gives them a small constant velocity along the length of the wire towards the end at higher potential। समझ में आया आपको कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं किधर? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ,
और इनको ये एक्सिलरेटेड मूवमेंट नहीं दे पाता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली इन पॉजिटिव फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट जो कि वेस्ट होती है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, दैट मीन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वी कैन से दैट द एवरेज वेलोसिटी acquired by the free electrons along the length of a metallic conductor under a potential difference across the conductor is called drift velocity. और drift velocity को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VDC, that VD that means velocity and D for drift. Suppose there are n number of free electrons. अगर n number of free electrons move करते हैं in t second में, that is if n number of free electrons are passing in t second through a point in a metallic conductor, the total charge passed in t second through that point is given by, अभी n electrons pass करते हैं t second में, तो total charge will be equal to q equal to ne. तो total charge क्या हो जाएगा? Total charge हो जाएगा q equal to ne. We know that q equal to it, that is we can say that I will be equal to q upon t और ne upon t. अभी ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूला से काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज q इक्वल टू ne और q इक्वल टू it। ये फार्मूला यूज करेंगे और इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। आफ्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity. तो चलिए समझते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज दिस इज अ कंडक्टर वायर ऑफ लेंथ L and here n number of free electrons, let here n number of free electrons per unit volume, per unit volume मतलब समझ में आया कि एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी यहां पर क्या होगा कि जब हम लोग इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो सपोज इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया E का, दैट मीन्स दिस विल बी कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। सपोज द वैल्यू इज E, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल विद वेलोसिटी Vd which is called drift velocity। तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd। वी नो दैट हियर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, वी नो दैट I विल बी इक्वल टू q अपॉन t। अगर t सेकेंड में हम लोग टोटल चार्ज फाइंड कर लें तो q अपॉन टी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू दिस कंडक्टर। तो यहां पर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, Vd मीटर पर सेकेंड। और सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, लेट अस टेक द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज A। तो भी क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd मीटर पर सेकेंड।
अगर किसी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि वो 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल करेगा। अगर कोई कार चल रही है 80 किलोमीटर्स पर आवर में तो मतलब 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 80 किलोमीटर्स। किसी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर मिनट तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 20 मीटर्स। सिमिलरली यहां पर वेलोसिटी है VD मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स कितना मूव करेंगे। समझ में आया आपको भाई, किसी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 20 मीटर। किसी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 10 मीटर्स। अब किसी की वेलोसिटी है VD मीटर पर सेकेंड तो 1 मीटर में कितना मूव करेगा, वो 1 मीटर में मूव करेगा VD। भाई वेलोसिटी है VD मीटर पर सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, VD मीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना वॉल्यूम कवर करेगा, वॉल्यूम कवर करेगा A इंटू VD। कितना वॉल्यूम कवर करेगा, A इंटू VD। तो वॉल्यूम कवर्ड कितना हो गया, वॉल्यूम कवर्ड विल बी इक्वल टू A इंटू VD। सिलेंडर बन रहा है और ये बेस एरिया और ये हाइट तो A इंटू VD, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। अब भाई यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n, तो इतने वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन A इंटू VD वॉल्यूम। भाई इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaVD। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आया, ये कितना, ये वॉल्यूम कितने सेकंड में ट्रेवल किया, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, A इंटू VD, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए NaVD। अभी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सपोज इसको E बोल दे रहे हैं। देन टोटल चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में टोटल चार्ज फ्लो करे तो इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए, NaVD। तो चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, NaVD इंटू E। इतना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में। तो T सेकेंड में कितना होगा, तो चार्ज फ्लो इन T सेकेंड्स, चार्ज फ्लो इन T सेकेंड, दैट इज Q इक्वल टू NaVD E और T। तो टोटल चार्ज आ गया, तो चार्ज कितना आया, NaVD E इंटू T। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, हेंस इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी I इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज NaVD E T और अपॉन T। T और T कैंसिल हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक करंट I विल बी इक्वल टू NeaVD। तो समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से हम लोगों ने क्या समझा कि हियर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम कवर होता है, 1 सेकेंड में वॉल्यूम कवर होता है A इंटू VD। अभी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n। तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। अभी क्या करेंगे, चार्ज की बात करें तो चार्ज के लिए नंबर में E का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नंबर हो गया और E का मल्टीप्लाई कर दिया, Q इक्वल टू NE। तो यहां पर नंबर और E का मल्टीप्लाई कर दिया। दिस विल बी चार्ज फ्लोड इन 1 सेकेंड। अभी T सेकेंड में क्या हो जाएगा, T का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, NaVD E इंटू T। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज NaVD E इंटू T अपॉन T। T और T कैंसिल हो जाएगा और I की वैल्यू आ जाएगी NaVD। तो दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यहां से हम लोग बात करें चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी दैट इज J इक्वल टू I अपॉन A। तो I की वैल्यू क्या हो गई, NeaVD और अपॉन A और A कैंसिल हो जाएगा एंड J विल बी इक्वल टू NeVD। दैट मीन्स करंट डेंसिटी J विल बी इक्वल टू NeVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम लोग जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड वी कैन आल्सो राइट
the above expression as J vector will be equal to minus NE और VD। ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो चार्ज का फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।